नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी क्या 100% जा रहे हैं? अब परिस्थितियां कुछ ऐसी ही कर रही हैं कि मोदी का बचना अब बहुत मुश्किल है और भाजपा के अंदर अब जो भगदड़ जो मचने वाली है उसे रोक नहीं पाएंगे। वह मोदी के बस का नहीं होगा क्योंकि वह हाथ से कमान निकल चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया है मोदी को, वह चैलेंज भी बहुत कुछ दर्शा रहा है। देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि मोदी इसका सामना अब कैसे करते हैं, क्योंकि इसलिए भी यह बात कही जा रही है कि जो शतरंज की बिसात बिछी है मोदी फंस गए हैं उसमें। और अमित शाह के इस्तीफे पर या अमित शाह के जवाबदेही पर विपक्ष जो अड़ा है, राहुल गांधी ने जिस तरह से चैलेंज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके मोहरे को पीट दिया, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल पार्लियामेंट में विपक्ष को कहा था, जो चाल चले थे वह चाल उल्टा पड़ गया। हकीकत यह है कि विपक्ष की मांग जो है बहुत स्पष्ट और दो लाइन की है। अमित शाह भाषण देना चाहते हैं पार्लियामेंट में और विपक्ष जवाब मांग रहा है। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी ने यह बात कह दिया कि अमित शाह से दो चीजें जाननी है। पहला कि पैलेट गन 20 जुलाई को छात्रों पर चलाने का आदेश किसने दिया, किसके आदेश से चला। चाहे बच्चों के साथ जो भी हुआ, पैलेट गन है या लाठीचार्ज है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट वाली लाठियां हैं या पत्थर है या कपड़े बच्चियों पे फाड़े गए, उसका आदेश किसने दिया। कुल मिलाकर के एक शब्द में यह है और वह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर अमित शाह ने दिया तो इस्तीफा दें। और पुलिस रिपोर्ट अमित शाह को ही करती है दिल्ली के अंदर, साफ शब्दों में, क्योंकि कई बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है कि निहत्थे पर और बच्चों पर इस तरह का बर्बरता कर सके। तो यह एक साजिश थी, पहला चीज। और दूसरा, राम मंदिर में चंदा चोरी। यह दो चीजें हैं। अब जब दो चीजें हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें अमित शाह ही दोषी है क्योंकि उन्हीं के अंडर में है, तो अमित शाह को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब अमित शाह इससे भाग रहे हैं और पार्लियामेंट 2 दिन का बचा हुआ है और अभी तक अमित शाह आए नहीं। किरण रिजिजू की वह बात आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि किरण रिजिजू ने विपक्ष की मांग पर जो कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, छात्रों पर, सभी छात्रों पर चर्चा के लिए तैयार है। इशारा साफ था, झारखंड पर करना है, क्योंकि झारखंड में भाजपा ने ही सब कुछ हुड़दंग मचाया है और लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन वह चीजें अलग है, दिल्ली अलग है। झारखंड में AK-47 और पैलेट गन नहीं चला है, जिंदगी से नहीं जूझ रहे हुआ और उनकी मांगे वहां मानी गई है, सरकार मान ली है, हटा दी है सबको, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा है और जिंदगी और मौत के बीच बच्चे जूझने लगे। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर का चंदा चोरी प्रधानमंत्री को जवाब देना है, अमित शाह को यह जिम्मेदारी लेनी है, बतानी है कि उन्होंने आदेश दिया या नहीं। बस इस बीच जब सरकार बुरी तरह से फंस गई है और सरकार के पास बचने का रास्ता नहीं निकल रहा है, तो फिर राहुल गांधी ने यह क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तो अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है और छात्रों के बीच, जेनजी ही कह लिए, जेनजी में इसका आक्रोश बढ़ रहा है क्योंकि जेनजी के ही यह सवाल है। अब सरकार की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जेनजी के नजदीक जा रहे हैं और उस जेनजी की संख्या इस देश में 40 करोड़ तकरीबन है।
और लगातार राहुल गांधी उसके नजदीक जा रहे हैं। जब राहुल गांधी नजदीक जा रहे हैं तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। अब मोदी ने असल में शतरंज बिछाई थी, लेकिन फंस गए उसमें अमित शाह फिर से। तो अमित शाह फंस गए, तो अमित शाह को बचने के लिए रास्ता नहीं है, तो झारखंड में प्लांट किया गया छात्रों को, और बंगाल से 3-4 बसें भर करके मंगा करके उन छात्र आंदोलनों को उग्र बनाया गया और राजभवन के अंदर तक पहुंचा गया। लाठीचार्ज हुआ, नॉर्मल लाठीचार्ज हुआ। जो उपद्रव मचाने वाले थे उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने इस पर बयान दिया है। तो सरकार फंस गई, क्योंकि भाजपा के ही लोग पकड़े गए हैं उसमें, भाजपा के ही लोग पकड़े भी गए हुड़दंग करते हुए, और छात्र कह रहे हैं कि यह हमारे लोग नहीं है, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। छात्रों का भी स्टेटमेंट आया है। तो अब सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। अब इस बीच जो मैंने कहा, आप दर्शक ध्यान से समझिएगा कि सरकार की दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी जा रहे हैं जेएनजी के नजदीक होते जा रहे, जितने कार्यक्रम उनके हो रहे हैं छात्र संवाद में। हालांकि यह कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल स्टेज पर राजनीतिक नहीं दिखाई देता है, वहां वोट की बात नहीं हो रही, बिल्कुल सही है। किसी पार्टी के ऊपर हमले नहीं हो रहे, बिल्कुल सही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और छात्रों के सवाल को उठाए जा रहे हैं। लेकिन यही चीज राहुल गांधी को जेएनजी के नजदीक कर रहा है। जेएनजी के नजदीक कर रहा है तो चुनाव के वक्त यह वोट में बदलेगा। सरकार के लिए दिक्कत यह है। और 27% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। 27% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे, और अब सर्वे यह बता रहा है कि 3-4% बचे हैं। यानी कि 24% युवा जो भाजपा के साथ थे वह राहुल गांधी के साथ चले गए, और पीएम के रेस में राहुल गांधी 58% हो गए हैं और नरेंद्र मोदी 37% हो गए। कितना का डिफरेंस आ गया। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है सरकार के लिए संकट, कि राहुल गांधी को अगर छात्रों के संवाद के लिए रोक रही है, जैसे कोटा में उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया, देहरादून में रोकने की कोशिश की थी, देहरादून में बहुत ज्यादा बैकफायर कर दिया। लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, वहां आ गए। स्थान बदलने के बाद भी, परमिशन कैंसिल करने के बाद भी, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में भी परमिशन कैंसिल कर दिया गया, परमिशन कैंसिल कर दिया। जबकि जिस ग्राउंड में होना था उस ग्राउंड को गांधी परिवार ने ही दान किया था, मोतीलाल नेहरू ने। कोई भाजपाई किसी को कोई दान नहीं आज तक किया होगा, आप दर्शकों ने नहीं सुना होगा। मोतीलाल नेहरू ने कर दिया था दान अपनी संपत्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दान कर दिया, इंदिरा गांधी ने दान कर दिया, पूरे गांधी परिवार ने तो अपनी अपनी संपत्ति दान कर दिया, और राहुल गांधी के पास कुछ है ही नहीं। सरकारी बंगला खाली हो जाए तो उनको जाके होटल में या किराए पे रहना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को उठा रहे हैं, तो छात्रों के नजदीक जा रहे हैं। और प्रयागराज में एक अनोखी चीज हुई कि ग्राउंड का परमिशन रोका गया, फिर परमिशन दिया गया, इसलिए कि प्रयागराज दिल्ली बन जाता। जो 20 जुलाई को हुआ था वैसा हो जाता, क्योंकि छात्रों ने चुनौती दे दी थी कि हम यहां से उठेंगे ही नहीं अब, और इसी ग्राउंड पे बैठेंगे। आनंद फानंद में देना पड़ा परमिशन, और हुआ। जितना लोग ग्राउंड के अंदर नहीं थे उसका 4 गुना ग्राउंड के बाहर थे। और यह जोश युवाओं का, और बिना बुलाए हुए लोग थे, और 2 लाख लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन किया था आने के लिए। अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले कितने थे आए हुए, यह आप सोच सकते हैं। सरकार ने शिविर का पाइपलाइन खुलवा दिया कि ताकि कीचड़ हो जाए कि कोई वहां रुके ना, तभी भी लोग रुके रहे। यह देखकर मोदी सरकार को डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो अब अगला कार्यक्रम राहुल गांधी का पटना में है। अब पटना में रोकेगी क्या सरकार, और फिर दिल्ली में, और सदन 2 दिन के बाद खत्म हो रहा है।
और राहुल गांधी ने कह दिया है कि यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट अब शीतकालीन सत्र नवंबर में होगा, तो इस बीच राहुल गांधी को चर्चा में रहना है, जेएनजी के बीच रहना है, तो लगातार इस कार्यक्रम को करता रहना पड़ेगा। और उन्होंने प्रयागराज में कह दिया कि हमारा यह कार्यक्रम चलता रहेगा अलग अलग शहरों में। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट है। अब इस पर अमित शाह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जब नहीं अमित शाह जवाब दे पा रहे हैं तो फिर मुश्किल खड़ी हो रही है। और बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु एक और भी है इस सरकार के लिए कि अब आरएसएस के लिए बहुत संकट है कि जो छात्र अलग अलग हालात और परिस्थितियों में जा रहे हैं, तो आरएसएस के भी अंक नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए कि अब उनके जो प्रचारक जाते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने, तो बुजुर्गों से मिलते थे। पहले उसको यह लोग प्रचारक कहते हैं। तो बुजुर्गों से मिलते थे, गांव में रहते थे, खाते थे, पीते थे, बात करते थे और अपने तरफ खींच लेते थे वोट बैंक। लेकिन अब जब छात्र व्यथा से उतरे हुए हैं सड़क पर, तो वह बुजुर्गों का भी उसमें सहमति है, उनके परिवार की सहमति है। और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और मोदी के लिए यह एक नई संकट उत्पन्न हो गई कि अब क्या करें और क्या ना करें। इन सब के बीच एक मोदी के लिए दिक्कत यह हो रही है कि वोट प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के पास 100 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, तो 37% वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी। इस समय 36 के आसपास है। तो कांग्रेस के 2% वोट बढ़े और भाजपा के 2% वोट घटे, तो 2% वोट घटने से कांग्रेस की सीटों में 56 सीटों का उछाल आ गया। यानी कि 43 थी तो 57 सीटों का उछाल आ गया मात्र 2% वोट प्रतिशत से। तो 43 सीटों से सीधे 100 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2% वोट कम होने से फर्क यह पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी 303 लोकसभा सीटों से 2024 में 240 पर आ गई। यानी कि 2 से 63 सीट का डिफरेंस हुआ, उसको कम हो गया उसको 2% वोट से। और कांग्रेस को 2% वोट बढ़े तो इसका 57 सीट बढ़ गए। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अगर 5% वोट प्रतिशत कम हुआ तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 50-60 पर चली जाएगी, 50 से 60 पर चली जाएगी, यानी कि 100 के नीचे आ जाएगी। यही चीज बेचैन कर रहा है मोदी को और आरएसएस को। अब जब छात्र इनसे पूरी तरह से जेएनजी दूर हो रहा है और उसके परिवार के लोग दूर हो रहे हैं, तो वोट प्रतिशत का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इन लोगों को एक डर और भी आरएसएस और भाजपा को सता रहा है कि राजीव गांधी के टाइम में जो 400 के पार चली गई थी कांग्रेस, अगर 400 के पार चली गई कांग्रेस 2029 में या 29 के पहले चुनाव हो, 400 के पार चली गई लोकसभा सीटों में, तो फिर नरेंद्र मोदी ने यह जितने कुछ गड़बड़ झाले किए हैं एक झटके में सबको उल्टा कर देंगे, फिर पहले वाली स्थिति ला करके खड़ी कर देंगे। सारे जितने गलत कानून बनाए सबको रिमूव कर देंगे। तो फिर इनके लिए फिर 100 साल लग जाएंगे अपने आप को खड़ा करने में, और वैसी नौबत आ नहीं पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, जब भी सत्ता बदली तो जांच जरूर होगी और कार्रवाई भी होगी। रिटायरमेंट अगर कोई अधिकारी हो गया है, या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर वह गृह मंत्री हो या कोई अफसर हो, उन्हें ढूंढ कर भी सजा उनको मिलेगी अगर वह दोषी पाए गए तो।
तो इससे रूह काफी हुई है। तो आरएसएस यह सोच रहा है कि मोदी और शाह के वजह से यह सब कुछ जो हालात बन रहे हैं, अब जनता इनसे दूर हो रही, तो इन दोनों को हटा करके एनडीए की सरकार बरकरार रहे और थोड़ा कुछ सुधारने का प्रयास करे। तो मोदी और शाह को हटाने की कोशिश कर रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, तो उत्तर प्रदेश में योगी को हटाकर, इसलिए आरएसएस एनडीए से लगातार बातचीत कर रहा है, एनडीए के नेताओं से, और एनडीए के नेताओं से बातचीत करके किसी भी तरह से उन्हें मनाने की एक कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो जाए, लेकिन वह कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब नजर नहीं आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट में उलझती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या इससे भाजपा निकल पाती है या आरएसएस मोदी शाह को हटा पाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी के लिए और एक बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है कि आरएसएस चाहता है मोदी शाह को हटाना, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वह अब वोट मांगने लायक नहीं रह गए। एक समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए भी क्या नाम है कि विपक्ष को और इसे शतरंज, मोदी के खिलाफ जो शतरंज बिछ रहा है उस पर बैटिंग करने का जो मौका एक मजबूत मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें एक चीजें और आ रही है कि मोदी ने अपनी छवि जिस तरह से इस वक्त खराब हुई है और लोगों ने जिस तरह उनका मीम बना दिया है, उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले, 4-5 वीडियो लगातार डाले, उससे उसने उस वीडियो ने और बैकफायर किया है और उनकी असलियत को ला दिया है। क्योंकि छात्रों से वह नहीं उलझ पा रहे हैं और उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सोच छात्रों की, युवाओं की मोदी से बहुत कदम आगे है। वह पैरेलल ला करके खड़ा कर दे रहे हैं मोदी के पहले के वादे और अब जो बोल रहे हैं, उन दोनों को पैरेलल वीडियो को ला करके खड़ा कर दे रहे हैं। तो आईटी सेल भी फेल हो जा रहा है, बीजेपी का आईटी सेल भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के लिए दिक्कत यह आ गई कि वह मोदी जो भी कर रहे हैं वह तो अपने आप को बचाने के लिए अड़े हुए हैं सत्ता पर और अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं, लेकिन नेताओं के अंदर चिंता यह है कि सेकेंड लाइन को मोदी ने खड़ा नहीं होने दिया, किसी और चेहरे को ऊपर नहीं आने दिया, सिर्फ मोदी का ही चेहरा 12 साल चला। इससे कोई और चेहरा अपना नाम नहीं कर पाया है, किसी और चेहरे को खड़ा करके देश के अंदर वोट नहीं मांग पाएंगे। तो वोट नहीं मांगने वाला थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। और ऐसे ही इन्हीं परिस्थितियों में सी वोटर सर्वे ने जो कहा था, तो सी वोटर सर्वे ने कहा था कि एनडीए गठबंधन के वोटर्स जो हैं वह 86.8% वोटर्स इनसे दूर हो रहे हैं, यानी कि यह बहुत बड़ा गैप है। तो एनडीए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी एनडीए की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस वोटर्स का तो काउंटिंग है तो भाजपा के ही साथ है, तो उनको वोट नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। अब इसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि स्पष्ट है मांगे कि चंदा चोरी पर मोदी को जवाब देना पड़ेगा और बच्चों पर जो बर्बरता हुई है अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर अमित शाह ने इजाजत दी है तो इस्तीफा बनता है, और अमित शाह से पूछे बगैर अधिकारी ने दे दिया तब तो एक निकम्मे गृह मंत्री है, तब तो इनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में अमित शाह का इस्तीफा, यानी कि राम मंदिर 4 महीना बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है और मोदी संकट में है और मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं कि जवाब दे और चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। अमित शाह इस्तीफा नहीं देते तो छात्र उलझ जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में एक ऐसा शतरंज बिछा है कि मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, सरकार का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है, अमित शाह बहुत मुश्किल में फंस गए हैं और राहुल गांधी एक तरह से चैलेंज दे दिया है और स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को अंदर फूट डालना चाहती थी कि राम मंदिर पर तो चर्चा नहीं हो सकता क्योंकि वह जांच में है, और छात्र
का हमने पैलेट गन चलाया ही नहीं है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक नए मुश्किल के दौर में है। तो आरएसएस इन सब से बचने के लिए आरएसएस ने तोड़ निकाला है कि मोदी शाह योगी का इस्तीफा ले लिया जाए और इस्तीफा ले करके कोशिश किया जाए कि थोड़ा कुछ मेंटेन करने का, लिपापोती करने का। तो कोशिश में लगे, लेकिन मोदी और शाह इस कोशिश में लगे हैं कि हमारी कुर्सी जाना, अगर कुर्सी चली गई तो फिर उनके लिए अपना जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उनके ऊपर जो जो कार्रवाइयां होंगी तब सरकार नहीं बचेगी, लेकिन सरकार रहते हुए भी नहीं बचेगी, यह भी गारंटी है। क्योंकि अब 15 अगस्त के बाद जो खेल होगा या जो युवा अगर खड़े हो गए सड़क पर, तो मोदी के लिए सत्ता बचाना बहुत मुश्किल होगा। भाजपा के लोग भी उनसे दूर होंगे और एनडीए गठबंधन के घटक दल भी उनसे दूर हो जाएंगे। यह समस्या आकर के मोदी के सामने खड़ी हो गई है। अब बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। लेकिन